बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की टॉप स्टोरीज़। आज 15 अगस्त है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को 2 बरस मुकम्मल हुए। आज इस बात का जायज़ा लेंगे क्या जिन मकासद के लिए काबुल पर तालिबान ने कब्ज़ा किया, क्या वो मकासद पूरे हुए? क्या अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम के क़याम की राह हमवार हुई? क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट का क़याम अमल में आ सका? और सबसे बढ़कर ये कि क्या दोहा माहदे की पासदारी हुई? और क्यों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के इशूज़ पर हम आगे नहीं आ सकी? उसके साथ साथ हम बात करेंगे पूरी दुनिया में आज 15 अगस्त है और भारत का योम आज़ादी। कश्मीरी इस दिन को योम सियाह के तौर पे मना रहे हैं और वो इसे मनाने का हक़ भी रखते हैं कि पूरे 76 बरस से भारतीय काबिज़ अफवाज भारतीय मकबूजा कश्मीर पर काबिज़ हैं और न सिर्फ काबिज़ हैं बल्कि निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला जारी है। उनके हकूक़ सल्ब किए हुए हैं, लॉकडाउन है और ये तमाम तर चीज़ें। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितनी सिग्निफ़िकेंस है 15 अगस्त की बतौर योम सियाह, जो पूरी दुनिया में कश्मीरी इसको मनाते हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इसे मनाया जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया और इसे मज़ीद सख्त कर दिया है और 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक एंट्री और एग्ज़िट पोल्स कराने और मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी होगी और इसके साथ साथ किसी भी किस्म के इंतखाबी सर्वेज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस किस्म के दीगर नुकात भी शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉप स्टोरी, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, अफ़गान अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अमजद यूसुफ साहब, कश्मीरी रहनुमा हैं, और कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ताहिर खान साहब, कितनी अहमियत है? 2 बरस मुकम्मल हो चुके, लेकिन जितने वादे तालिबान ने किए कोई वादा पूरा होता हुआ आज इन 2 बरसों में दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्या वजह? ना अफ़गान आइन की नज़रसानी हो सकी, ना इंतखाबात के हवाले से कोई वो ऐलान कर सके, और सबसे बढ़कर ये कि ख़वातीन की तालीम के ऊपर पाबंदी, आर्ट्स कल्चर जो हर मुल्क में एक बड़ी अहमियत का हामिल है, उसके ऊपर पाबंदी। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान को फैसिलिटेट किया, उन्हें आउट ऑफ द टर्न उनकी सपोर्ट की, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी इशूज़ पे कोई हमांगी नहीं पैदा हो सकी। ताहिर खान साहब। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने की। आपके सवालात के कई हिस्से हैं। अगर जी हम पहले अब मुझे नहीं पता कौन से शुरू की जाए, लेकिन तालिबान के आज 2 साल पूरे हो गए जी। और जो तकारीर हुई है आज काबुल में और फिर दीगर शहरों में जो प्रोग्राम भी हुए हैं, हम्म। एक अफसोसनाक बात यह है कि आज काबुल में जितने भी तकारीर हुई है उसमें ख़वातीन की तालीम का, चूँकि आपका सवाल था, जी, बिल्कुल तो नज़र नहीं उस आई। हवाले से कोई कोई इशारा नहीं दिया गया कि वो तालीम पे पाबंदियाँ क्योंकि पहले इस तरह कहा गया था कि शायद आज दूसरे साल मुकम्मल होने पे ख़वातीन की तालीम के हवाले से कुछ ऐलानात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो तालीम का मसला है, अगर हम्म। दुनिया आपसे मुतालबा करता है भी रहे तो, लेकिन दुनिया को आप एक साइड पे छोड़ दें। आप अफ़गान अपने लोगों के हवाले से ये तीसरा हम्म। साल हो जाएगा, गैप आ जाएगा उसमें तालीम में, ख़ासकर फिर जो प्रोफेशनल इदारे हैं और यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि हम्म। जब चट्टी जुमात से ऊपर पे पाबंदी थी तो लोगों को तवक्कुआत थी कि शायद वो पाबंदी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर गुज़िश्ता साल ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों पे पाबंदी, तालीम पे पाबंदी लग गई। तो लिहाजा एक मायूस कुन सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर। आपने कहा वादे पूरे होना, हम्म। तो एक तो मेरा जो ख़्याल है कि तालिबान शायद 15 अगस्त 2000 थे, तो शायद वो मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं थे, क्योंकि दोहा मुआहिदे का आपने ज़िक्र किया। जी। दोहा मुआहिदे में जो 2020 29 फरवरी पे जिस दस्तखत हो गए थे, उसमें बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का भी ज़िक्र है
ये गैर मुल्की अफवाज तो जाएंगी, लेकिन बैन अवी मुज़ाकरात शुरू तो हुए थे, लेकिन बिल्कुल वो यानी बगैर नतीजे के रहे। जंग उस वक्त जारी थी और तालिबान चले गए अफगानिस्तान के अंदर। दोहा पे वो कुछ अमल तो अमरीकी ने तो कर दिए, वो चले गए, कुछ पे नहीं किया कि जो तालिबान के लीडरों के नाम है जो ब्लैक लिस्ट है उनसे हटाने का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। फिर तालिबान से भी उनको शिकायत है। जब अमन जवाहिरी का वाक़या हुआ गुज़श्ता साल 31 जुलाई को, तो अमेरिका ने कहा कि तालिबान ने वादा किया था कि वो वहाँ पर इस तरह के लोग नहीं या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो दोनों फरीकैन में कुछ न कुछ उनके मुश्किलात और मसाइल हैं। दोहा मुआहिदे पे उस तरह अमल नहीं हुआ पूरा जिस तरह के उसमें लिखा गया है। तो बहरहाल ये है, लेकिन मेरी नज़र में तालिबान उसमें कोई शक नहीं है कि जंग ख़त्म हुई है, अफ़गानिस्तान में अमन है। मैं ख़ुद 7 मरतबा गया, अभी गुज़िश्ता हफ़्ते भी काबुल में था, पंजशेर भी गया और काफ़ी ट्रैवलिंग की है मैंने तालिबान के आने के बाद। ये जो टीटीपी का आपने जिक्र किया ना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर एक उम्मीद थी और वो ताल्लुकात, हाँ बिल्कुल ताल्लुकात में कशीदगी है। तालिबान का जो एक मसला है वो जिसको कहते हैं ना कि वो डिनाइल जो मूड होता है कि हर वक्त बस वो हर चीज़ की तरदीद करते हैं, इससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान को तशवीश है और उस तशवीश को अगर वो मुस्बत जवाब नहीं देंगे तो जो बदइत्तेमादी पैदा हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बदइत्तेमादी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो तो कहते हैं कि टीटीपी के लोग वहाँ नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान, अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ दुनिया उसको तस्लीम करती है। उसको कुछ हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा और जितना उनका रोल है, जितना उनके बैनुल अक़वामी उनके वादे हैं, ऐलानात हैं, उन पे अगर वो अमल नहीं करते, तो जिस तरह किसी मुल्क ने अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया 2 साल होने के बावजूद, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा एक हर्डल है कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरा नहीं हो रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, बहुत सारी थ्योरीज़ चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना ज़ाब्ता अखलाक मज़ीद सख्त कर दिया। सोशल मीडिया को पहली दफ़ा डाला है कि सोशल मीडिया के अंदर भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव रिपोर्ट कैंडिडेट के बारे में, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में, रियासत पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के बारे में, पहले तो जिस ज़माने में आप तो सिर्फ रेगुलर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़ एजेंसीज़ की स्टोरीज़ देखी जाती थी, कितना आम समझते हैं चूँकि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन चुका है, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू होगा? कंवर दिलशाद साहब। अगर आप सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन के पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरह के पाकिस्तान में सियासी कशमकश चल रही है, इख्तलाफात चल रहे हैं और जिससे पब्लिक के अंदर एक गुमराह कुन भी बातें भी हो रही हैं, तो और इतिहास को रोकने के लिए उन्होंने जो हमारा जो सेक्शन है ना, हमारा इलेक्शन एक्ट का 167, उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं जो अभी आपने उसको इंट्रोडक्शन रिमार्क से बताया जी। उसमें बाकी चीजें जो रह जाती है उसमें नई चीज नहीं है, सिवाय कि उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में एक बड़ा अहम फैसला कर दिया कि ये किसी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ये जो है इस तरह की जो है मोटा नहीं किया जाएगा या उसके नारकुशी नहीं की जाएगी। ये इसी तरह के सेम इंडिया वाले तो इंडिया ने भी पाबंदी लगा दी। अब इंडियन इलेक्शन कमीशन ने जब जो मोदी हो रहा था उस वक्त उन्होंने इसी तरह का एक ऑर्डर पास किया था कि सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये तो एक उन्होंने पूरा के अंदर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नफरत अंगेज कैंपेन को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। इसमें यह ज़ाहिर है कि जब ये सोशल मीडिया के अंदर के अच्छे दोस्तों का भी इसमें है, लेकिन बाद ऐसे अनासर भी शामिल हो गए हैं कि वो अपने यूट्यूब को हाईलाइट करने के लिए या उसको ज्यादा लोगों को अंदर जो है इस तरह से प्रोपोगेंडा करते हैं ताकि उसके अंदर व्यूअर्स का लोगों के इसके जो है लाइकिंग का ज्यादा सनसनीखेजी डालते हैं, मुबालगा आराई डालते हैं, बिल्कुल मुबालगा उससे तक पैसा आ जाए, वो उसको पकड़ने के लिए तो बड़ा ही सही कदम है। एक तीसरा जो आपने गौर किया होगा, ये इलेक्शन के पाकिस्तान ने जो है ना ओपिनियन, एग्जैक्ट ओपिनियन, उस पर भी पाबंदी लगाई जी बिल्कुल। वो ये है कि जनाब हमारे पास जो फॉरेन फंडिंग के जो लोग हैं जिनको पैसा बाहर से मिलता है हमारी एनजीओज को, तो जिस तरह फाफन थी, जिस तरह फाफन है, दीगर और दीगर भी हैं, उनको ये इस तरीके से उनको लोगों को गुमराह करने के लिए उसका नुकसान ये होता है कि वो पहले ही उसको कामयाब करार दे देते हैं और जिस वक्त वो कभी सर्वे हो गया, जब वो इलेक्शन होता है, इलेक्शन वो हार जाता है,
तो फिर वो कहता है जी मेरे तो सर्वे में मेरे मेरे हक में फैसले हो रहे थे। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के भी बड़े बड़े अहम शख्सियात जिक्र करती थी कि सर्वे में तो हमारे बहुत लंबा जी, तो वो फिर धांधली का इल्जाम लगाते हैं। हाँ, वो धांधली का इल्जाम लगाते हैं। ये बिल्कुल दुनिया भर में इस पर पाबंदी है। इंडिया ने पाबंदी लगाई है, इंडिया में कोई इस तरह एग्जैक्ट अमेरिका में ये सिस्टम है। और जो अमेरिका में जो हार जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो फिर वो कहता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि सोशल मीडिया में तो मैं बड़ा कामयाब हो रहा था, मैं एग्जैक्ट ओपिनियन में तो मैं कामयाब हो रहा था, मैं कैसे हार गया। तो ये चीजें वहाँ तो है अमेरिका में, तो लेकिन बाकी मुल्कों ने तो पाबंदी लगाई हुई है, खासतौर इंडिया ने पाबंदी लगाई है। और हमारे यहाँ जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था इलेक्शन में पाकिस्तान में, उस वक्त भी इस तरह की पब्लिक आ रही थी। हमारे आप हैरान होंगे कि हमारे ऊपर दबाव डाला यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान को अपना दबाव डाला एग्जैक्ट ओपिनियन जो है इसकी आप इजाजत दें। लेकिन हमने जो एक अपने जो हमारी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है उसके साथ मामलत करके मशावरत करने के बाद हमने इस पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं बाज़ अहम तरीन पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स की। ताहिर खान साहब, क्या वजह है कि दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने एक दूसरे के मुल्क का दौरा किया? यानी पाकिस्तानी लीडरशिप अफ़गानिस्तान गई, हिना रब्बानी खर ने दौरा किया, और फिर अमीर खान मुत्तकी आए कुछ महीने कबल, और इसके बावजूद एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं अभी तक काबुल से अफ़गान तालिबान के, जब भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकाम, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहुत दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के हमले जो हैं वो अफ़गान सरजमीन से हो रहे हैं और अफ़गान शहरी इसमें मुलव्वस हैं, और लेकिन जवाब काबुल से बहुत नेगेटिव आता है। क्या वजह है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी? मेरे ख्याल में क्योंकि मसला थोड़ा सा हसास है, और सिर्फ हिना रब्बानी कर का नहीं, आपको याद होगा तालिबान की हुकूमत जब बन गई थी तो उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए थे जी। अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा तकरीबन 3 मरतबा पाकिस्तान आए हैं, चुके हैं बिल्कुल, और वज़ीर दिफा भी गए हैं, दौरे बहुत हुए हैं, इंटेलिजेंस के दौरे भी हुए हैं। लेकिन जो बदएतमादी है, मसला अब ये है कि शायद जितनी तवक्कुआत हमारी थी तालिबान हुकूमत आने के बाद, या पाकिस्तान का बाद में तालिबान को दुनिया से पाकिस्तान अपील करता था कि आप तालिबान को इंगेज करें, तो यहाँ उम्मीद बहुत थी, अवाम में भी थी, और एक जब हुकूमत वहाँ कायम हो गई तो उमूमी तौर पर एक हमदर्दी का माहौल भी था। कुछ लोग बिल्कुल उस पर तनकीद भी करते रहे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उम्मीद थी शायद वो उस तरह पूरी नहीं हुई। और ये जो जोब का हमला हुआ 12 जुलाई को, इसने ज़रा मामला इसलिए ख़राब कर दिए कि उसमें 3 अफगान का जो पाकिस्तान कहता है कि उनकी शिनाख्त हो गई, बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि उन लोगों को रोके, क्योंकि यही पाकिस्तान उनको बार बार कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने वादा किया है, और वाकई दोहा मुआहिदे में वादा है। तालिबान तो कहते हैं, अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि जी मुआहिदा हमारा अमेरिका से हुआ है। बिल्कुल, टेक्निकली तो अमेरिका से हुआ है, लेकिन इस मुआहिदे में आपके बैनुल-अक़वामी भी कुछ आपने खुद वादे किए हैं, बिल्कुल, तो लिहाजा उन वादों को अगर आप पूरा नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि तालिबान को समझना पड़ेगा, अगर वो बार बार ये कहे कि वहाँ पे TTP के लोग नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें भी है कि वहाँ पे हज़ारों TTP के लोग मौजूद है। अब तो ये भी खदशा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जी अलकायदा के जो हिंद बर सगीर का वो है ग्रुप है, शायद वो भी TTP में जम हो जाए। तो ये तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में है, ये तो पाकिस्तान का नहीं है। तो और उनके अपने यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर ममालिक है, वो अपने इंटेलिजेंस पे, अपने जो ग्राउंड उनके सोर्सेज होते हैं, उसकी बेसिस पे कह रहे हैं, रिपोर्ट बिल्कुल जी, तो लिहाजा उनको समझना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान ने तालिबान का एक लिहाज से केस दुनिया में उसको एक वकील बना था पाकिस्तान। और फिर जिस तरह मैंने अवाम का कहा कि अवाम की भी तवक्कुआत उनसे हैं, रहेंगी, और अगर अफगान तालिबान इसको इस तरह नहीं लेते सीरियस तो बदएतमादी मज़ीद बढ़ेगी। बदएतमादी बढ़ती है तो फिर ताल्लुकात में एक डेंट पड़ता है, और ताल्लुकात उससे मुतासिर होते हैं। ये बताइए कि ज़ाब्ता इखलाक, पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हल्का है, सैकड़ों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, हर जगह पे मीडिया, ऑब्जर्वर्स,
हाँ, पुलिस अथॉरिटीज़ तो नहीं पहुंच सकती। ज़ाब्ता अखलाक अगर हम देखें तो आ, हम नहीं समझते कि इस पे 100% यानी 100% मुकम्मल अमल दरामद होता है। बहुत सारी जगहों पे ज़ाब्ता अखलाक हवा में उड़ा दिया जाता है। तो कैसे इलेक्शन कमीशन के पास तरीक़ा कार क्या है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके ऊपर अमल दरामद सही मानों में हो पाए? इसकी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर में। अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन से लिए जा रहे हैं ना, हमारे पहले तो अदलिया से लिए जा रहे थे, अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो है डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे, तो उन पर ये पाबंदी लगाई है। जिस तरह 144 लगाकर आप हालात को कंट्रोल करते हैं, तो इसी तरह आप इसको ज़ाब्ता अखलाक को भी कंट्रोल करें। इसकी मैं सबसे बड़ी अहम बात मैं गुजारिश करूँ कि 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 450 साल की पार्टी थी, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी अपने मीडिया कैंपेन चला याद है उनकी बिल्कुल। शख्सियत के बारे में। अब हमने उस पर एक्शन लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस काजी फारूक साहब, उन्होंने जब एक्शन लिया तो यकीन जाने कि उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से पेश हुए थे सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद, और बड़े अपराइट किस्म के सियासतदान भी हैं जी बिल्कुल। तो उन्होंने आके माफी मांगी। उन्होंने कहा जी हमें आप माफ, तो लतीफ खुसा पेश हुए थे पीपल पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा जी हम माफ कर देते हैं। तो बाकायदा माफी नामा हुआ और अखबार में इश्तिहार छपा कि उन्होंने माफी मांग ली। अब इलेक्शन के बाद किसी तरह के अपने रेट बरकरार रखने के लिए ऐसी पार्टियों के बारे में एक्शन ले कि अगर आपने इसकी किरदार कुछ की है तो हम आपको इलेक्शन से बाहर कर देंगे, आपकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं रहने देंगे, तो खुद ब खुद सारा ज़ाब्ता अखलाकी का जो है वो अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन के विषय से मजबूत जा रहा है। जब से डस्का का जो हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा मिसाल देते हैं कि मैं डस्का की तरह एक इबरत का निशाना बना दूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा इनके पास हथियार है वो डस्का की रिपोर्ट का, जिसकी बना पर वो चीफ सेक्रेटरी को भी जो है उसको भी वार्निंग दे सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी बुला सकते हैं, आईजी को बुला सकते हैं। तो ये सारा ज़ाब्ता अखलाक पे कार्रवाई को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और कामयाबी भी हो जाएगी। तो अब इलेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से किए जा रहे हैं। कंवर साहब, आज निगरान हुकूमत को दूसरा दिन है। 14 अगस्त को तारीखी योम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान में निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आया। अफवाहें क्या सराइयाँ बहुत चल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात जो आइन के तहत मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर हो जाएंगे? और दूसरा ये बताइए, कानूनी और आइनी एतबार से हमारे देखने वालों को समझाइए कि क्या इसमें ताख़ीर की कोई लीगली गुंजाइश मौजूद है? नहीं, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैं जो अपने निगरान वज़ीर आज़म हैं जी अनवर काकर साहब, मैं इनको जानता हूँ, कोई इसलिए मैं पर्सनली जानता हूँ। जब मैं था बलूचिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर तो मेरे पास तमाम सियासतदान आते थे, अकबर बुख्ती से महमूद आसिफ से और तमाम अतावा महंगल और अख्तर महंगल जमाली सब सबसे मुलाकात रहती थे। तो उसमें ये बड़े अच्छे दोस्त की हैसियत से ये मुख्तलिफ अपने सियासतदानों के स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और इनके गेस्ट ऑफिसर भी थे। तो मेरे पास अमूमन आया करती है, बड़े पढ़े लिखे संजीदा, हमें सुलझे हुए, बिल्कुल बड़ी खुशी हो रही थी। यंग आदमी थे, 27 साल की उम्र थी उनकी। तो अब ये एक बेहतर चॉइस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जमहूरी अंदाज के आदमी है, ये इलेक्शन को मेरे ख्याल में ज्यादा ताखीर नहीं होने देंगे और अपना इलेक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 महीने ताखीर का निशाना बन सकते हैं या ताखीर की सद में आ सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार नहीं होने। यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो योम स्याह के ऊपर हम बात करेंगे। 15 अगस्त भारत का योम आज़ादी बतौर योम स्याह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद, और हमारी आखिरी टॉप की स्टोरी आज 15 अगस्त है और भारत का योम आज़ादी, लेकिन पूरी दुनिया में, मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कश्मीरी इसे योम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। और योम स्याह वो हक बजाने पे इसे मनाने का, इसलिए कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की और मकबूजा कश्मीर में नहत्ते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का ना बंद होने वाला एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर को एक मुकम्मल मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दिया। इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं।
हमारे साथ आज मौजूद हैं सरदार अमजद यूसुफ साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के, सीनियर कश्मीरी रहनुमा हैं। सरदार अमजद यूसुफ साहब हर साल पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में कश्मीरी भारतीय योम आज़ादी को योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, हमने देखे हैं लंदन में हुए हैं, पेरिस में, ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, दुनिया भर में रैलीज निकलती हैं, कितना असर पड़ता है इन एहतजाजी मुजाहरों का, इन रैलीज़ का? ये यादाश्तें दी जाती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस को। क्या भारत के ऊपर इस पूरी दुनिया में जो वाविला मचता है, जो शोर और गोगा होता है, इसका कुछ असर भी पड़ता है? सर मतीन हैदर साहब, गुजारिश ये है कि देखें ना, इंडिया जो है वो क्लेम करता है द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल। और उसके बाद इंडिया का एक सेकुलर फेस भी कुछ अर्सा रहा दुनिया के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि आज जो योम सियाह मनाया जाता है या और बाकी दिनों में कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी भी है, 5 अगस्त भी है, 6 फरवरी है, 5 अगस्त है, फिर वो अक्टूबर में योम सियाह है। बिल्कुल। और फिर मकबूल भट्ट की और शहादत के दिन है। आप ये देख लेना कि हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एक तरफ तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बड़ी मार्केट और ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के हवाले से या यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के हवाले से जो उसका रोल है, अब आप ये देखें कि पिछले 5 साल से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए और हिंदुस्तान उस इलेक्शन को डिले कर रहा है सिर्फ इसलिए कि डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए 5 मिलियन के करीब उन्होंने डेमोग्राफिक तब्दीलियां ला रहा है वहाँ पे। बिल्कुल तब्दीलियां ला रहा है, मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने के लिए। फिर वहाँ पे जो डीलिमिटेशन का आजकल सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है कि कश्मीर वैली के अंदर कम सीटें वो बढ़ा रहे हैं, जम्मू में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में ज़्यादा सीटें बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक तरफ तो हिंदुस्तान जो दुनिया के अंदर अपना एक इमेज बढ़ाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं करता, जो इंडियन सेकुलरिज्म एंड करता है, ख़त्म हो जाता है। आजकल तो हिंदुस्तान में भी ख़त्म है, लेकिन पहले लखनपुर बॉर्डर जो कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ से आगे उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो मजहब कौमें, दुनिया के अंदर जो लोग ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ के हवाले से, और क्योंकि कश्मीरियों की जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर के हवाले से, वो सारी डेमोक्रेसी पे हैं, वो प्लेबिसिट पे हैं, वो राय, लोगों की राय से इस रियासत का फैसला होना है। तो इसीलिए हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सका आज तक दुनिया के अंदर। इकॉनमी में आगे बढ़ जाए, किसी और मामले में बढ़ जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट में वो इसीलिए नहीं आता कि कश्मीर के अंदर उसका जो जुल्म सितम है, उसका ये जो चेहरा है, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के एरा में हिंदुस्तान एक, मैं समझता हूँ कि एक फाशिस्ट रजीम के तौर पर दुनिया में अब पहचाना जाता है। और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को राय शुमारी का हक नहीं देता और कश्मीरी प्लेबिसिट के जरिए, रेफरेंडम के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते। तो आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं मकबूजा कश्मीर का? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में बदस्तूर मसला ज़िंदा है, और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका तो इंडियन ट्यून्स के ऊपर डांस करता है। आपने मोदी का तारीखी दौरा जून का देखा, उसमें जो मुश्तरका एलामिया आया, बजाय मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मज़म्मत करने के, दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया। तो आखिर ये आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल, UN जनरल असम्बली, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, जहाँ पे EU के हेडकोार्टर्स हैं, इंसानी हकूक़ के ऊपर अगर कुछ और ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो जाएँ तो फौरी तौर पर स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन आज 76 बरस होने को हैं, खून बह रहा है वादी में, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली हो रही है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश। सरदार साहब देखें सर, इसमें गुजारिश ये है मतीन हैदर साहब के, देखें ना, ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर डेफिनेटली हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है। जी, और तो माशी मफादात हैं, बिल्कुल सामने मफादात हैं। रीजनल पॉलिटिक्स में अब चाइना एक मेजर प्लेयर है, बिल्कुल। और यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें शायद अमेरिकी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए भारत को वो तैयार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और ऑक्यूपेशन की, तो आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया सारी में, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर
यूक्रेन वाला जो कब्जा है या ऑक्यूपेशन है वो इलीगल है, तो हाउ इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर इज लीगल। तो इसलिए बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ऐसा मामला है कि बेशक कोई स्टेटमेंट यूएस या जो भी करे अपने किसी इंटरेस्ट के हवाले से, या वेस्ट में कोई भी मुल्क करे, लेकिन देखे ना जब अपने पे पड़ती है, अब जब यूरोप पे पड़ी तो उनको मजबूरन अब ये समझ आई कि अगर कश्मीर की ऑक्यूपेशन को वो इंडिया की सपोर्ट करता है कोई भी मुल्क इसमें, तो आजकल वो खुद सफर कर रहे हैं इसी तरह की। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया के हालात बदलते रहते, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले जो हालात थे आज नहीं है। आज ये तो इसलिए मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बेशक मुल्क अपने इंटरेस्ट में जो भी स्टेटमेंट जारी करें, जो भी पॉलिसीज बनाएं, डेफिनेटली हर मुल्क का अपना वो एक होता है, लेकिन दुनिया तब्दील हो रही है। कोई सोच सकता था आज से 3-4 साल पहले के यूरोप जो है वो ऑक्यूपेशन के खिलाफ, क्योंकि जब यूक्रेन में हो गई दुनिया में, उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ, डिफरेंट इश्यूज हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन हो गई दुनिया में, दुनिया तब्दील हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा रीजन है जिसके अंदर चाइना एक बड़ा प्लेयर है, और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, हो चुकी, वो तो मुफाहमत हो चुकी, सफारतखाने खुल गए, बिल्कुल। जी हाँ, तो इससे ये है कि ये जो मेरा अपना ख्याल है कि वक्ती तौर पे तो शायद ये लोग सोचते हो कि इंडियंस की बड़ी स्मार्ट मूव है, बट आई थिंक दिस इज दे आर हेडिंग टुवर्ड्स आइसोलेशन। 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर किसी दोस्त को ढूंढना और आपके रीजन के अंदर सबको अपने खिलाफ करना, ये भी कोई अच्छी मुस्तकबिल के हवाले से मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तानियों की अच्छी पॉलिसी है। वक्त बदलता रहता है। जी बिल्कुल, आपने ये कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से, ये बताइए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? यकीनी तौर पे इंडिया पाकिस्तान जंग नहीं कर सकते, थ्रू वॉर मिलिट्री ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर पे, लेकिन राजनाथ सिंह अक्सर धमकी लगाते हैं, इंडियन लीडरशिप, मिलिट्री, सिविल मिलिट्री लीडरशिप अक्सर धमकी लगाती है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, हम ये करेंगे। आप समझते हैं कभी वो ऐसी जाहरियत का इर्तिकाब कर सकते हैं? सर ये मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त देखे ना, हिंदुस्तान जो है उन्होंने अमेरिकन को जो पिछले साल इस अरसे में जो कंडीशंस रख रहे हैं, उसमें कश्मीर का इशू भी है, उसमें शायद न्यूक्लियर की भी बात करते हो, लेकिन जो 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने वायलेशन की बायलैटरल एग्रीमेंट, जो शिमला अकॉर्ड था, यूएन रेजोल्यूशन को एक तरफ रखें, शिमला अकॉर्ड की भी खिलाफ वर्जी है। शिमला अकॉर्ड में ये लिखा गया कि यूनिलैटरली दोनों हम कोई तब्दीली बिल्कुल नहीं तब्दीली करेंगे, बिल्कुल उसकी भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, अब उसकी खिलाफ वर्जी का मतलब यह है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान एक मायदा हुआ बायलैटरल, उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं तो दिस इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हाउ कैन इंटरनेशनल कम्युनिटी अफोर्ड दैट 2 न्यूक्लियर स्टेट्स कि वो हद तक चले जाएं? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ने इस सारी बात में, अगर तो ग्राउंड सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सकते, आज भी कश्मीरी ओवरवेलमिंगली हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो जब वो नहीं रहना चाहते, और इसीलिए अब इनको इलेक्शन आप कराने दें, इनको समझ आ जाएगी वहां पे भी। तो इसलिए बात यह है कि जो कौमों की आज़ादी की स्ट्रगल्स होती हैं, ये कभी भी इसमें ऊपर नीचे, ये ग्राफ जो है ऊपर नीचे जाता रहता है, जैसे ये फॉरेन करेंसी का ग्राफ जाता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कश्मीरी जो है उनका एक दे आर डिटरमेंट, और वो आज़ादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह। इतनी लंबी स्ट्रगल की है जी, और इतने लाखों लोग शहीद हुए, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब अगर कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी होता है तो उसमें मेजर 2 रियासतें फ्री के, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जो यूएन रेजोल्यूशन की एसेंस है या बाकी भी जो दुनिया के अंदर तरीके हैं वो यही है कि लोगों ने फैसला करना है, रियासत के लोगों ने। बहुत शुक्रिया सरदार अमजद यूसुफ साहब, सीनियर कश्मीरी रहनुमा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। भारतीय यौम आज़ादी को, जिसे पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, उस पर तबसरा फरमा रहे थे, और उनका ये कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी लेकर रहेंगे। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।